Very good morning to all of you. Or today we are going to discuss about the National Environmental Tribunal Act 1995. एक चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, पहले इसके आई बटन में आ रहा है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, उसको पहले आप पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद से ही आप इसको देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो आपके इसमें सेक्शंस सब सेक्शंस हैं वो उसी से गवर्न होकर चलते हैं। नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में सिर्फ एक मूलभूत अंतर है, वह इंश्योरेंस की बात करता है और यह जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट की बात करता है, माने इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। इंट्रोडक्शन। नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 इम्प्लीमेंट हुआ था 17 जून 1995 को। इसमें 5 चैप्टर, 31 सेक्शन, 1 शेड्यूल और ये एक्ट नंबर 27 है ऑफ 1995 का। एक्ट नंबर 27 मतलब कि ये 27th एक्ट है 1995 का। कंटेंट आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उन 5 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी है, दूसरा कंपनसेशन की बात करता है जो कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के गवर्न होता है द्वारा। आई बटन में आ जाएगा लिंक, उसको आप पहले ज़रूर पढ़िएगा, मैं फिर कह रहा हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट आता है नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट का। फिर इसके बाद जुडिशरी जो है प्रोसीडिंग के बात की गई है। फिर मिसलेनियस एक शेड्यूल है जिसमें पेनल्टीज़ की बात की गई है, केवल पेनल्टीज़ की, जैसे नेशनल आपका पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत की गई थी। तो चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एंड कमिंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एंड कमिंसमेंट को हम इसी चीज़ को पैराग्राफ फॉर्म में लिखते आए हैं, फिर भी उसी तरह लिखेंगे। दिस एक्ट इज़ नोन एज, अगर ये रूल होता तो दिस रूल इज़ नोन एज लिखते। दिस एक्ट इज़ नोन एज द नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 17 जून 1995 with 5 chapters, 31 section, 1 schedule and act number 27 of 1995। ये ध्यान रखिए कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और आपका नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट दोनों ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत गवर्न किए जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। डेफिनेशन की बात करें तो पहला डेफिनेशन में आता है एक्सीडेंट, दुर्घटना। किसी भी सिलसिलेवार क्रम में हो रहे चेंजेस को हम अगर ओवरलुक कर रहे हैं प्रोसीजर्स में तो वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। इसके लिए आपको जो है ध्यान रखना होगा कि कोई भी लैकुना न रह जाए कोई भी प्रोसीडिंग में। अगर आप इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी या किसी भी इंडस्ट्री में हैं तो इस बात को बहुत ही ध्यान रखना होगा। एक्सीडेंट को मिटिगेट करना, कोलेक्ट्रल डैमेज को मिनिमाइज़ करना, ये इसमें प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी इन्वॉल्व है। जुडिशरी इन्वॉल्व मतलब कि हाई कोर्ट और जो है अलग अलग बेंचेस के जजेस रहते हैं, इसलिए हमको इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कोई भी हज़ार्डस सब्सटेंस यदि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है, इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाता है, तो वो जो है इन्वायरमेंट के सॉलिड, लिक्विड और जो है आपका एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट है उसको नुकसान पहुंचाता है। कैसे? मान लीजिए कोई भी हज़ार्डस सब्सटेंस आपकी इंडस्ट्री बना रही है और वो केमिकल वायुमंडल में रिलीज़ हो गया, चाहे अमोनिया हो और चाहे जो है आपका MIC टाइप का हो, चाहे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो, तो अगर वो रिलीज़ हो गया तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस को क्रिएट करता है। दूसरा इसमें है बेंच के बारे में। बेंच मतलब कि ट्रिब्यूनल बेंच, जो बेंच जुडिशरी के द्वारा गवर्न किया जाता हो। नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में जो बेंच है, ये बेंच मतलब कि 3 जज हों, 2 जज हों, 4 जज हों, उनका एक बेंच होता है और वो इसको गवर्न करते हैं। चेयरपर्सन की बात आती है। चेयरपर्सन वही जो ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं। इसके बाद से आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब एयर, वाटर, सॉयल, आपका एटमॉस्फियर, सारे कंपोनेंट आपके इन्वायरमेंट के आ जाते हैं। इन्वायरमेंट को इसमें इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि हज़ार्डस सब्सटेंस की लीकेज, हज़ार्डस सब्सटेंस जो डिज़ास्टर क्रिएट करता है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्वायरमेंट में जो है रिलीज़ होकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और इस नुकसान से बचने के लिए हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा
इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि ये जो भी इन्वायरमेंट के पैरामीटर्स हैं, जो भी क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद ही कोई भी पोल्यूटेंट, कोई भी इंडस्ट्री उसको पर्यावरण में रिलीज़ कर सकती है। उसके बिना परमिशन के, जुडिशरी के, आप किसी भी हज़ार्डस सब्सटेंस को इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट को देखें तो ये एक शब्द अगर हम चुने इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट मतलब छाता, अम्ब्रेला टर्म है। आपका जो इन्वायरमेंट है मिल्की वे का, वो अलग है। जो आपका इन्वायरमेंट अर्थ का है वो अलग है, सोलर सिस्टम का अलग है, एशिया का अलग है, इंडिया का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, दिल्ली का अलग है, अगर आप लखनऊ की बात कर रहे हैं तो उसका अलग है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो इसको ध्यान में रखकर इसमें जुडिशरी इन्वॉल्वमेंट की गई। हैंडलिंग मतलब मैन्युफैक्चर, यूज़, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हज़ार्डस सब्सटेंस की बात इसमें बताई गई। हज़ार्डस सब्सटेंस क्या है? वह केमिकल जिसके एक्सपोजर से पर्यावरण, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग हैबिटेट, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, तो वो हज़ार्डस सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। फिर इसके बाद से आता है जुडिशियल मेंबर। जुडिशियल मेंबर्स वो मेंबर होते हैं जो जुडिशरी से गवर्न करते हैं, जुडिशरी को गवर्न करते हैं और रन करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसमें एक मेंबर टर्मिनोलॉजी आई है। मेंबर टर्मिनोलॉजी में आप देख रहे होंगे कि दो मेंबर्स की बात की गई है, एक जुडिशरी मेंबर और दूसरा मेंबर की जो बात की गई है वो है टेक्निकल मेंबर। जुडिशरी मेंबर कौन है? जो जुडिशरी से आते हैं, जैसे पीसीएसजे, जज, सिटिंग बेंच के जजेस या जो है रिटायर्ड जजेस। और जो आपके टेक्निकल मेंबर हैं वो नॉन जुडिशरी मेंबर को टेक्निकल मेंबर में यहाँ पे रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं पीसीएसजे का, क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जुडिशरी मेंबर कौन है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इन्वायरमेंटल लॉ। ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूनल एक्ट में, नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट में जुडिशरी मेंबर का इस्तेमाल टर्मिनोलॉजी का होता है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस में नहीं होता है और कहीं नहीं होता है। इसके पहले आप किसी भी एक्ट और रूल में जुडिशरी मेंबर के बारे में नहीं पढ़े होंगे। फिर इसके बाद से आता है टेक्निकल मेंबर। टेक्निकल मेंबर होते हैं जो नॉन जुडिशरी होते हैं, और नॉन जुडिशरी में वो मेंबर जो कि इन्वायरमेंट के बारे में तो जान रहे हैं पर टेक्निकलिटी के बारे में जान रहे हैं, उसकी इंजीनियरिंग के बारे में जान रहे हैं, उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में जान रहे हैं, हज़ार्डस वेस्ट हैंडलिंग और मैनेजमेंट के बारे में जान रहे हैं, पर उनका लीगल जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि टेक्निकल मेंबर किस एक्ट में होते हैं, तो ये चीज़ है कि टेक्निकल मेंबर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में होते हैं। बहुत सारे एक्ट में आप मेंबर्स पढ़े होंगे, वो मेंबर ऑफ द बोर्ड्स होते हैं, ना कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल मेंबर होते हैं। अंतर है, डिफरेंशिएशन है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे जिस तरह का आप एग्ज़ाम देंगे उसमें क्वेश्चंस जो है जो भी उठेंगे वो उसी अकॉर्डिंग उठते हैं। अगर आप जुडिशरी दे रहे हैं या आईएएस पीसीएस दे रहे हैं या इन्वायरमेंट का कोई लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा आपने। फिर इसके बाद आता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल की बात की गई है। अब वाइस चेयर पर्सन मतलब कि वाइस चेयर पर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल मतलब कोई जज होगा, सिंपल सी बात। अब सबसे खास चीज़ आपको याद रखनी है, पहला तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और जो है आपका नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट में एक मूलभूत अंतर है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में इंश्योरेंस सेक्टर इन्वॉल्व होता है और इसमें जुडिशरी सेक्टर इन्वॉल्व होता है। इसके बाद से जो आपको ध्यान रखना है वो यह पॉइंट है कि टेक्निकल मेंबर इसमें होते हैं, जुडिशरी मेंबर इसमें होते हैं। उसमें इंश्योरेंस होंगे, इंश्योरेंसर होंगे, इसमें इंश्योरेंसर नहीं होते। दोनों ही लाभ जो है एक दूसरे के साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चलता है। ये दो मूलभूत चीज़ें हैं जिसको आपको मेमोरी में अपने स्टोर करना होगा। इसके बाद चैप्टर 2 कंपनसेशन की बात करता है जो कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट से गवर्न होकर चलता है। किसी भी प्रकार का कंपनसेशन, चाहे वर्कमैन का लिए, जैसे मैंने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में बताया, जो भी बच्चे इसको देख रहे होंगे सबसे पहली चीज़ वो ध्यान रखें कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट को पढ़ने के बाद ही, जो आई बटन में आ रहा है उसके बाद ही इसको पढ़ें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब
जो भी लायबिलिटी है वर्कमैन के लिए अलग नियम लग रहा है, जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट का वही चीज़ यहाँ लगेगी। वर्कमैन के लिए अलग लग रहा है और नॉन वर्कमैन के लिए अलग लग रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका इंडस्ट्री में कोई डिजास्टर होता है तो जो वर्क वहाँ पे एम्प्लॉय है उसका कंपनसेशन प्रोसीजर अलग है, और जो उस कैंपस के बाहर नॉन एम्प्लॉयड है, मान लीजिए कि आपकी पान की गुमटी है और किसी इंडस्ट्री में बॉयलर फटा, इंडस्ट्री के अंदर एक व्यक्ति मरा जो कंपनी का एम्प्लॉय है, और पान की गुमटी पे बैठा व्यक्ति मरा जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, दोनों का कंपनसेशन प्रोसीजर अलग होगा। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे रेल की कोई दुर्घटना हुई, किसी भी प्रकार की रेल की दुर्घटना या कोई भी ऑफिशियल दुर्घटना होती है, तो जो वहाँ पे कंपनी रोल पे काम करता है उसका इंश्योरेंस पॉलिसी दूसरा होता है, और जो उस कंपनी में नहीं है उसका इंश्योरेंस पॉलिसी अलग होता है। मान लीजिए कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत मैंने बताया था कि रेल दुर्घटना में यदि AC1 में कोई आम आदमी बैठा है, ठीक है, नॉन रेलवे एम्प्लॉय, उसका इंश्योरेंस क्लेम अलग मिलेगा। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम अलग मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद से एप्लीकेशन ऑफ क्लेम की बात आती है। ये भी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट से गवर्न होता है। एप्लीकेशन कौन दे सकता है? जो इंजर्ड हो, जिसका डेथ हुआ हो, तो उस केस में नॉमिनी कर सकता है। नॉमिनी की बात से उसके बाद उसका लीगल एडवाइज़र कर सकता है इंडस्ट्री के केस में। तो ये चीज़ें पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट से गवर्न होकर चलती हैं। इसको बहुत ही अच्छे से समझे रहिएगा जो मैं बता रहा हूँ। और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ आप हमसे पूछिए। किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिग्री कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट होगा, अगर ये देख रहा है, LLB का है या MSc इन्वायरमेंट साइंस का है, तो वो हमसे क्यूरी कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीधे सीधे तौर पे सेक्शन 4 में, सब सेक्शन 4 कहता है कि सारा का सारा नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट गवर्न होता है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट से। भाई क्लेम प्रोसीजर तो वहीं चलेगा, क्लेम प्रोसीजर तो आप इंश्योरेंस से ही देंगे, जजेस थोड़ी ना अपनी जेब से देंगे। वो तो मार्किंग के लिए अथॉरिटी है, जैसे कलेक्टर उसमें पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में था, उसी तरह इसमें जजेस हैं, बेंच है, ट्रिब्यूनल है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अलग है, नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट अलग है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो 2010 से लागू हुआ, और जैसे ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना ना, उसके बाद के बनने वाले सारे कानूनों को उसमें जोड़ते चले गए, और सारा कानून उससे जुड़ा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं कि पेनल्टी आपको यहाँ से लगे, पेनल्टी आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से भी ली जा सकती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद प्रोसीजर्स एंड पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल है। सारा पावर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट से है। और प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में आप देख रहे होंगे, सम्मन को जारी करना, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्यूरी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, कोई भी रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अब जो प्रोसेस कर रही है, 1995 में ऑलरेडी नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल कर रही थी। कोई भी इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में अगर कोई प्रोसेस होगा, कोई भी, चाहे फॉर्म को क्लेम करना हो, चाहे किसी भी प्रोसेस को, तो ये जान लीजिए कि एफिडेविट के बिना रिटर्न पेपर, सादे पेपर पे मान्य नहीं है। उसके बाद से एक कोई इशू कर सकता है कमीशन से विटनेस को, डॉक्यूमेंट के विटनेस के लिए एग्जामिनेशन हो सकता है, रिव्यू ऑन डिसीजंस हो सकता है, डिसमिस हो सकता है। फिर उसके बाद सेटिंग असाइड ऑर्डर डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन, खारिज दाखिल जिसको कहते हैं। फिर इसके बाद से कोई भी मैटर हो जिसको ट्रिब्यूनल चाहती है कि ऐड करना, तो उसमें ऐड करने के लिए वो स्वतंत्र है। ये ध्यान रखिएगा, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है इन कंपेरिजन टू पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, क्योंकि इसमें जजेस हैं इन्वॉल्वमेंट। अब चैप्टर 3 की बात करता है इस्टेब्लिशमेंट की। किसकी इस्टेब्लिशमेंट की? नेशनल जो है इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल, नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट में जो इस्टेब्लिशमेंट होगा, इस्टेब्लिशमेंट किसका? ट्रिब्यूनल का। ट्रिब्यूनल को कौन इस्टेब्लिश करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको देखिए, हर चीज़ों के बारे में अगर आपके पास दिमाग में क्यों उठ रहा है, तो नाउ यू आर स्टडिंग। अगर आपके दिमाग में क्यों शब्द नहीं आ रहा है, तो यू आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, ये ऐसे है तो क्यों है, अब उस क्यों को सर्च कीजिए।
फिर अगर ये ऐसे हो गया तो क्यों हो गया, कोई ना कोई रीज़न होगा ना, तो एप्रोप्रिएट रीज़न की तरफ फोकस होंगे आप इससे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्न करने के बाद से इसमें अपॉइंटेड होते हैं जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं सब जुडिशरी मेंबर हैं, सब जजेस हैं, सारे के सारे जज हैं, हायर रैंक सिटिंग बेंच, एक्स जजेस जो रिटायर हो चुके हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है इसमें, क्योंकि इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व है। परंतु एक कॉलम आप देख रहे होंगे इसमें, उसमें लिखा हुआ है साफ और स्पष्ट शब्दों में कि जो भी व्यक्ति, आपको मैं दिखा रहा हूं, इसको गौर कीजिएगा, वो इन्वायरमेंट के बारे में वो जानता हो, उसकी इन्वायरमेंट के बारे में पकड़ होनी चाहिए, उसको इन्वायरमेंट का टेक्निकल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन की तरह एक्ट कर सकता है, वाइस चेयरपर्सन चेयरमैन की तरह या चेयरपर्सन की तरह एक्ट कर सकता है तब जब किसी सर्कमस्टांसेस में चेयरमैन अवेलेबल नहीं है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का पूरा अधिकार चेयरपर्सन के पास होता है। किसी भी प्रकार का बिजनेस क्या है, बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस क्या है, बिजनेस वह प्रोसीजर है जिसमें नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल कार्य करता है। बिजनेस एयर पोल्यूशन रूल में भी आपने देखा होगा। इसमें जिन बच्चों को अगर बहुत सारे आपको वीडियो ला के नहीं दिख रहे हैं तो वो इस जब आप पे ये खोलते हैं हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस का यूट्यूब, तो उसमें लिखा रहता है वीडियोज़, उसको क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज़ खुल जाएंगे। अगर सब्सक्राइबर में आप बेल आइकॉन्स होते हैं, उसमें एक बेल आइकॉन होता है जिसमें वो ब्रैकेट में होता है, अगर उसको आप क्लिक किए होंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे इन स्पाइट ऑफ सिंगल आप बेल को केवल क्लिक करेंगे तो। इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना होगा। आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो सारे लॉस खुल जाएंगे। हम लोग सारे लॉस को पहले इस पर डाल रहे हैं, इसके बाद हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्कस करेंगे, उसी में हम कोविड वेस्ट को भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद सारा लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब बिजनेस क्या है, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग डीलिंग, रिगार्डिंग जो है कोई प्रोसीजर हो गया हो, रिगार्डिंग कोई क्लेम हो, रिगार्डिंग जो है पेनल्टी हो, रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट हो, ये सारा कुछ बिजनेस में शामिल होता है। चैप्टर 4 क्या है, जुडिशरी जो है प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है। बहुत सिंपल है, 4 पॉइंट है। पहला, बार ऑफ जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन जो है उसका एक बार काउंसिल है, उस काउंसिल का क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है कि वो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत काम करेगा। दूसरा है सेक्शन 20, पावर ऑफ द चेयरपर्सन टू ट्रांसफ़र। अब वो ट्रांसफ़र कर सकता है कोई भी केस कहीं भी, जैसे मान लीजिए गैस लीक हुआ, अब उस केस में अगर कोई फाइल को ट्रांसफ़र उसको दिल्ली करना है, वो कर देगा। वो कौन करेगा, चेयरपर्सन करेगा। 21 कहता है कि कोई भी डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी के वोटिंग के आधार पर लिया जाएगा। फिर 22 कहता है कि कोई भी अमाउंट अगर आपने जमा किया है, कोई भी अमाउंट आपने अगर जमा किया है तो वह अमाउंट क्या होगा, वह अमाउंट क्या होगा, वह अमाउंट इन्वायरमेंट के जो है डैमेज, इन्वायरमेंट के जो आपका इंडस्ट्री ने नुकसान पहुंचा है उसके लिए कवर किया जा सकता है। तो ये सरकार के पास फुल पावर होती है। और कौन सी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग भी होती है हर उसमें। फिर आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में है पेनल्टी के बारे में। पेनल्टी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत गवर्न की जाती है। इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलता है, क्या मिलता है उसको ध्यान रखना होगा। इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो टर्म होगा वो 3 साल का होगा मिनिमम। अगर आप नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत जेल जाते हैं तो कम से कम 3 साल के लिए जाएंगे और कम से कम पेनल्टी जो लगेगी वो 10 लाख रुपए लगेगी। इसके बाद से कंपनी अपना जवाब दाखिल कर सकती है। यदि उसका जवाब दाखिल जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री हुआ तो द पर्सन फाउंड गिल्टी, आइदर दो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या द ओनर ऑफ द प्रीमिसेस हो या द ऑक्युपायर ऑफ द प्रीमिसेस हो या ओनर ऑफ वर्क एरिया हो, वो उसके तहत जेल में जाएंगे।
सेक्शन 31 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू मेक रूल इन नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट। इसका एक रूल भी है, 1992 में इम्प्लीमेंट हुआ था। यदि किसी बच्चे को लगता है कि उसको रूल भी ज़रूरी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रूल इस पर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का इसको देख रहा है, कोई भी क्यूरी हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको जवाब देंगे। एक बच्चे ने फ़ोन किया था कि सर मैं LLB कर रहा हूँ, क्या ये लॉज मैं पढ़ सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। अगर आपके सिलेबस में इन्वायरमेंटल लॉ है और आपके पास एयर वाटर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या कोई भी चीज़ आपकी है जिसमें पोस्टेड है, आप उसको अपने नोट्स में बना सकते हैं। यू आर फ्री। हम इंस्टाग्राम से लेके और ट्विटर अकाउंट तक है हम लोग का डिपार्टमेंट का, फेसबुक पेज भी है, सारा लिंक नीचे दिया हुआ है। कोई भी क्यूरी होगी, मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट कंसीडर करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।